अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, आज की वीडियो हमने बेसिकली बलूचिस्तान की सिचुएशन पर बनानी थी। उस पर कुछ नई अपडेट्स थी, बट उसी दौरान एक अहम अपडेट आ गई पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो बलूचिस्तान से रिलेटेड अपडेट है उसको हम फिर बहुत जल्द कवर कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक नई पिक्चर मंजर आम पर आई है। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ फोर्सेंट प्लेटफॉर्म्स जो सोशल मीडिया पर हैं, उनकी तरफ से ये पिक्चर सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें हम GF-17 ब्लॉक 3 का एक यूनिट देख सकते हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की एक फैसिलिटी में। इस पर जो टेल नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक और GF-17 ब्लॉक 3 खड़ा हुआ है, जिसको लेकर कुछ नई थ्योरीज हैं जिन पर बातचीत की जा रही है। अगर इसके टेल नंबर को देखा जाए तो ये 25342 इसका टेल नंबर है, और ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर है GF-17 ब्लॉक 3 का, जिससे इंडिया के दो प्रोपेगेंडास एक्सपोज होते हैं। पहला तो इंडिया की तरफ से पिछले कुछ माह से ये कैंपेन चलाई जा रही थी कि पाकिस्तान ने GF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन रोक दी है, और प्रोडक्शन रोकने की वजह ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ अब ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और चूंकि GF-17 ब्लॉक 3 की पेलोड कैपेसिटी एक मीडियम वेट फाइटर यानी कि F-16 या J-10C के मुकाबले में कम है, तो पाकिस्तान ने इसके पास 30 के करीब यूनिट्स लिए और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन को रोक दिया अपनी डोमेस्टिक नीड के लिए। और अभी जो GF-17 बनेंगे वो अजरबैजान को दिए जाएंगे या उसके बाद फिर बांग्लादेश या दूसरे कंट्रीज को। तो अब ये 42वां GF-17 ब्लॉक 3 जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए प्रोड्यूस हो चुका है, उसको देखा गया है, और इससे ये चीज कंफर्म होती है कि 50 GF-17 ब्लॉक 3 का ऑर्डर ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया था। और इंडिया की तरफ से जो कैंपेन लॉन्च की गई थी, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा या अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलने का बहाना था, क्योंकि उनका अपना तेजस तो इस वक्त बहुत माड़े हालात में चल रहा है। अगर आप इस टेल नंबर को डिकोड करें तो इसमें जो पहले 25 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट 2025 में मैन्युफैक्चर किया गया। 3 का मतलब है कि ये ब्लॉक 3 है, और 42 का मतलब है कि ये 42वां ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है जो प्रोड्यूस किया गया। इससे पहले लास्ट जो हाईएस्ट नंबर रिवील हुआ था वो 320 नंबर था, यानी कि 20वां GF-17 ब्लॉक 3 का एयरक्राफ्ट। लेकिन अब कंफर्म हो चुका है कि 42 एयरक्राफ्ट एटलीस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स ब्लॉक 3 के यूज कर रही है, और मजीद एयरक्राफ्ट भी इस वक्त प्रोडक्शन में है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इस वक्त प्रोडक्शन रेट को ज्यादा कर रहा है। मौजूदा रेट 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर का है, बट इसे बढ़ाया जा रहा है बिकॉज एटलीस्ट 5 कंट्रीज ऑफिशियली इंटरेस्टेड हैं GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को खरीदने में। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडिया के LCA तेजस एयरक्राफ्ट को देखा जाए, जो कि थंडर से कई साल पुराना प्रोजेक्ट है, कई गुना ज्यादा उस पर पैसा भी लगाया गया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है, उसकी हालत आज ये है कि ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स ने दोबारा से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को ये कहा है कि भाई 5 एयरक्राफ्ट तो आप बना चुके हैं, उसमें हमें मसला नहीं है, भाई आप ऐसा करें कि ये 5 एयरक्राफ्ट हमें डिलीवर करने से पहले इनकी एक दफा इंस्पेक्शन करवाएं। हम इन्हें अपने फाइटर पायलट्स के थ्रू इंस्पेक्ट करेंगे, अगर हमें ये मुनासिब लगेंगे तो फिर हम इंडक्ट करेंगे। तो मई 2026 में जो इंडक्शन कही जा रही थी पिछले 5 सालों से डिले करते करते, वो अब मजीद डिले हो चुकी है। पहले इंडियन एयरफोर्स अपनी तसल्ली करेगी, अगर वो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स गो अहेड देंगे, उसके बाद ही वो 5 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे या उनको इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाएं तो इस नई पिक्चर में पीछे एक और GF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खड़ा देख सकते हैं, जो कम्प्लीटली असेंबल हो चुका है, लेकिन इस पर अभी कैमोफ्लाज या पेंट नहीं किया गया। ये अभी बेसिकली एक न्यूली मैन्युफैक्चर्ड GF-17 है, जिस पर अभी टेस्ट फ्लाइट्स आई बिलीव चल रहे होंगे, इंटीग्रेशन वगैरह तमाम ये प्रोसेस इस पर हो रहा होगा। इसको लेकर मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ही GF-17 थंडर ब्लॉक 3 हो सकता है, जो कि ऑब्वियसली 42 एयरक्राफ्ट के बाद के जो एयरक्राफ्ट हैं ये उस बैच का हिस्सा होगा। दूसरी थ्योरी इसको लेकर ये है कि अजरबैजान को हमने 6 से लेकर 10 के करीब GF-17 ब्लॉक 3 डिलीवर कर दिए हैं, और जो बाकी थंडर्स हैं वो इस वक्त डेवलप किए जा रहे हैं, और उनमें से ये एयरक्राफ्ट हो सकता है जो अल्टीमेटली अजरबैजान को पाकिस्तान डिलीवर करेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा वाइल्ड थ्योरी ये है कि ये GF-17 ब्लॉक 3 ना अजरबैजान के लिए है ना ही पाकिस्तान के लिए, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान ने न्यू फैसिलिटीज लॉन्च की थी, जिसका मकसद ही ये था कि जब आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो उनको आपने किस तरह एग्जीक्यूट करना है और प्रोडक्शन फैसिलिटी को किस तरह एक्सटेंड करना है। अब कल को जब यही प्रोडक्शन GF-17 ब्लॉक 3 की खत्म हो जाएगी तो यहाँ PFX एयरक्राफ्ट, देन कान एयरक्राफ्ट, और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ J-35 को TOT के अंदर असेंबल किया जाए या बनाया जाए।
तो जो थर्ड थ्योरी इस वक्त फ्लोट की जा रही है वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट बांग्लादेश एयरफोर्स को डिलीवर किया जा सकता है, बिकॉज बांग्लादेश एयरफोर्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस एयरक्राफ्ट में। और ऑफिशियली बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ, चूंकि रिसेंटली पाकिस्तान आए हुए थे कुछ माह पहले ही, तो ऑफिशियल पाकिस्तान एयरफोर्स की DGPR की वीडियो में ये कहा गया था कि बांग्लादेश अपनी एयर पावर को इंक्रीज करने के लिए या उसमें 2030 मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत JF-17 ब्लॉक 3 खरीद सकता है। और बांग्लादेश बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस वक्त। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि बांग्लादेश हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे इवन पाकिस्तान हो या इवन इराक हो, जो कंट्रीज इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, ब्लूमबर्ग ने रिसेंटली उस पर आर्टिकल भी लिखा है, हमने इसी चैनल पर उस पर वीडियो बनाई हुई है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, ये एयरक्राफ्ट एक मीडियम या हैवी वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मुकाबले में छोटे होते हैं। अब जो 4th या 4.5 जनरेशन का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो 1980s 1970s के इरा के 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में ज्यादा काबिलियत रखता है, क्योंकि जो 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे जैसे F4 फैंटम थे, फिर उसके बाद सोवियत इरा के इनिशियल Su-27 या उससे पहले वाले एयरक्राफ्ट थे, वो एक ट्रांजिशन थी 3rd और 4th जनरेशन के दरमियान। लेकिन उनमें मसला ये था कि वो ट्रूली मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नहीं थे। या तो वो एक वक्त में एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते थे या वो एक वक्त में एयर टू एयर ऑपरेशन कर सकते थे। फिर वक्त के साथ साथ उनकी मिशन कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया तो वो इस काबिल हुए कि वो एक ही वक्त में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन कर सकें। अब JF-17 ब्लॉक 3 इवन उन एयरक्राफ्ट की निस्बत भी कई मामलात में सस्ता है और ये आपको मल्टी रोल कैपेबिलिटीज देता है कि आप एक ही वक्त में एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं या इवन एयर टू सी ऑपरेशन भी जिन्हें कहा जाता है। इसके साथ साथ थंडर ब्लॉक 3 की या ओवरऑल JF-17 थंडर की, चाहे आप ब्लॉक 2 उठा लें, इनकी एंटीशिप कैपेबिलिटी इवन F-16 से ज्यादा तगड़ी है, जो यानी कि वेपनरी ये कैरी, यानी कि जो एंटीशिप मिसाइल्स कैरी कर रहे हैं और यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये कैरी कर रहे हैं CM-400 AKG की सूरत में। और फ्यूचर में इनकी भी अपग्रेड्स हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं आपको एक प्राइस टैग बताता हूँ जिससे आपको अंदाजा होगा कि एयरक्राफ्ट कितने ज्यादा कॉस्टली हैं, उसके मुकाबले में थंडर कितनी बेहतर कैपेबिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है कम कीमत में। ऑब्वियसली थंडर की कैपेबिलिटी को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते राफेल या यूरोफाइटर टाइफून के साथ, क्योंकि जाहिर बात है वो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, उनकी मैक्सिमम कॉम्बैट रेंज ज्यादा है, उनकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है, उनका रेडार ज्यादा पावर इनपुट ले रहा है, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बट थंडर अपनी उस लिमिटेड इन्वेल्प में अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको देता है कि अगर एक प्रॉपर प्रोफेशनल पायलट इसमें बैठा होगा जिसकी कमांड है अपनी इस मशीन पर, तो वो इससे इवन इन हैवी वेट एयरक्राफ्ट को भी टक्कर दे सकता है। और ये चीज हम मई में तमाम चीजें देख चुके हैं। अब एलसीए तेजस की जो यूनिट कॉस्ट है वो $70 मिलियन है, मुख्तलिफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक 60 से $70 मिलियन के दरमियान। जो JF-17 का ब्लॉक 2 है ये 25 से $30 मिलियन के दरमियान इसकी कॉस्ट बताई जाती है। देन ब्लॉक 3 की अगर बात की जाए तो इसकी यूनिट कॉस्ट 40 मिलियन के अराउंड बताई जाती है। फिर अगर F-16 ब्लॉक 70 की बात की जाए तो इसकी यूनिट कॉस्ट $75 मिलियन से ज्यादा बताई जाती है। देन आता है चाइना का J-10C जिसकी अभी यूनिट कॉस्ट $60 मिलियन से कुछ ज्यादा क्लेम की जाती है। फिर इसके बाद डसॉल्ट राफेल आता है फ्रेंच मेड और इसकी यूनिट कॉस्ट $125 मिलियन से भी ज्यादा क्लेम की जाती है। देन रशियन Su-35 आता है जिसकी यूनिट कॉस्ट $70 मिलियन से कुछ ज्यादा क्लेम की जाती है। फिर आता है यूरोपियन यूरोफाइटर टाइफून, इसकी यूनिट कॉस्ट भी 90 से 117 या 120 मिलियन डॉलर्स के दरमियान क्लेम की जाती है। तो इन तमाम का आप यूनिट कॉस्ट, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट को एक साइड पर रख लें, उसके मुकाबले में आप JF-17 को रख लें, आपको एग्जैक्ट एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार, लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स, हाइपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, हाई ऑफ बोर साइड शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, प्रॉपर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, तमाम वो चीजें मिलेंगी, रिलायबल इंजन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो बेसिक चीजें एक एयरफोर्स को चाहिए होती हैं, उनमें 19-20 की कमी ज्यादती हो जाती है। और ये तमाम चीजें आपको सिर्फ $40 मिलियन में अगर मिल रही हैं और रिलायबिलिटी भी अच्छी है, प्लस इसको मेंटेन करना आसान है, बजाय कि जहां आपको यूरोफाइटर टाइफून की ओवरहॉलिंग में 10 दिन लग रहे हैं वहीं थंडर को ओवरहॉल करने में आपको 5 दिन लगेंगे। ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो इसी वजह से मल्टीपल कंट्रीज इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि थंडर को इंडक्ट किया जाए अपनी एयरफोर्सेज में या खरीदा जाए पाकिस्तान से। और इंडिया की वो जो कैंपेन थी कि JF-17 की प्रोडक्शन लाइन रुक चुकी है, तो उन्हें अपने रुके हुए दिमाग अब चलाने की जरूरत है और तेजस की प्रोडक्शन को चलाने की बेसिकली इस वक्त बहुत अशद जरूरत है उन्हें, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने जिस किस्म की अब ओपनली आके चीजें क्लियर करना शुरू की हैं, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर
लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।